अस्सलाम वालेकुम डियर फेलास, वेलकम टू एफके पॉडकास्ट। जियो पॉलिटिकल स्नैरियो बहुत ज़्यादा इस वक्त टेंस हो चुका है। खुदा शाहिद है, मेरी इन चीज़ों में कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, मगर मेरी एक क्यूरियोसिटी है जानने की कि जो आजकल ये मुतंजन पका हुए दुनिया के अंदर, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, दुनिया किस तरफ जा रही है, आया कि भाई हम WW3 की तरफ अब हम लोग जाने लगे हैं। तो इन सारे मैटर्स को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ हैं आज एक यंग इमर्जिंग जर्नलिस्ट मलिक रेहान साहब। मलिक साहब कैसे हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, माशाल्लाह। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे आपको टिकटॉक पे देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। खुदा ताला आपको ऐसी ही तरक्की दे। तो जज़ाकल्लाह सर। मेरा आपसे ना बिल्कुल बुनियादी वो वसीम बादामी वाला मासूमाना क्वेश्चन है कि जी ये जी। कन्फ्लिक्ट अगर किसी बच्चे को हमें समझाना हो, हमारी मेरी ऑडियंस में ना बिल्कुल लेडीज भी होती हैं जो मॉर्निंग शोज देखती हैं, उनको पता ही नहीं कि ये क्या होने लग गया है। तो ईरान, अमेरिका और इसराइल में असल में कॉन्फ्लिक्ट है क्या? ये धर्म युद्ध है या फिर पॉलिटिकल युद्ध है? क्या है ये? थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। सर ये बहुत बहुत शुक्रिया सर, पहले तो आपने इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात। उसके बाद ये कि ये जो आपने लफ्ज यूज किया ना, धर्मवेद और जियो पॉलिटिकल, ये दोनों है बेसिकली। हम्म। ईरान, इसराइल और यूएस का जो इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आज का नहीं है। लोगों को लग रहा है शायद ये हम्म। कोई 2004 के बाद हुआ है, या कोई 2015 के बाद हुआ है, या कोई ट्रम्प के आने के बाद हुआ है। ऐसा हरगिज नहीं है। सही। इसराइल यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट है ईरान के साथ, वो 1950 से है, 1953। वो इस बात पर है कि ईरान के एक पीएम थे, उनका नाम था मुसद्दिक, मोहम्मद ठीक है। मुसद्दिक। यस, वो पीएम थे और वो डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्ट हुए थे। ठीक। और वो काफी मकबूल भी थे अवाम में। हुआ कुछ यूं था कि जब वो इलेक्ट होने के बाद, हमें अब जानते हैं, जब भी कोई वजीर आजम अवाम की वोट की ताकत से आता है ना, फिर वो कोशिश करता है कि कोई ऐसे अच्छे काम करे अवाम के लिए जिससे अवाम उसे याद भी रखे और वो लंबे अरसे तक ताकत में भी रहे। तो ये जो ऑब्वियसली। मोहम्मद मुसद्दिक थे, इनका भी यही एक इन्होंने एक टेक लिया, वो ये लिया कि इनके जो ऑयल रिजर्वायर्स हैं ईरान के, वो उन्होंने 1953 में ये इलेक्ट हुए। 1953 में इन्होंने क्या किया कि इनका एक एंग्लो एंग्लो ईरान ऑयल, ठीक है, एंग्लो ईरान ऑयल, उसको नेशनलाइज करना चाह रहे थे, जो अब जो है वो BP ऑयल के नाम से मशहूर है। ये जब इन्होंने ठीक। नेशनलाइज करने का अंदिया दिया ना, तो ये चीज यूके को पसंद नहीं। अब यूके को पसंद क्यों नहीं आई? वो इसलिए पसंद नहीं आई कि यूके ने कहा कि यार 19th सेंचुरी, 1900 से जब ईरान के अंदर ऑयल निकला था, जब ऑयल पता चला था कि ईरान में ऑयल है, सिंस देन यूके की ईरान के साथ एक ट्रीटी थी, जिसके तहत जो यूके था वो इनके जो ऑयल रिजर्वायर्स हैं उनका जॉइंट शेयर होल्डर था। यूके को ये चीज पसंद नहीं है कि आप एक जिस चीज के हम जॉइंट वेंचर, जो हमारा जॉइंट शेयर है जिसके अंदर, आप उसको नेशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है, ये तो हो ठीक नहीं बात। सकता। ये चीज यूके को पसंद नहीं है। यूके ने क्या किया? यूके ने यूएस को उकसाया और यूएस को कहा कि ये हमारे जो ऑयल ट्रीटी है उसके जो रिजर्वायर्स हैं उनको नेशनलाइज करें, और ये चीज हमारी जो क्या कहते हैं, जो जो नेशनल बेनिफिट्स हैं यूके के, ये उसको सूट नहीं करता। यूएस ने ठीक। क्या किया कि यूएस ने यूके के साथ मिलकर यूके को बैक किया और ईरान के अंदर गवर्नमेंट टॉपल की। उस गवर्नमेंट को टॉपल करने के बाद मोहम्मद रजा पहलवी, जो गवर्नमेंट टॉपल करने के बाद बेसिकली वो आए 1957 तक रहे। वो 1954 1955 में ना वो उनको ले आए, रजा पहलवी को। अब जो ठीक। मोहम्मद रजा पहलवी थे ना, वो आए थे सीआई की बैग से। ये चीज जो गवर्नमेंट, जो अवाम थी ईरान की आम आवाम, उसको पसंद नहीं आई। वो चलती रही, गवर्नमेंट तकरीबन 57 तक चलती रही, जिसमें एक बहुत बड़ी ट्रीटी हुई ईरान और यूएसए के दरमियान, और वो थी न्यूक्लियर पीस एटॉमिक ट्रीटी हुई थी, जिसके तहत ईरान, रजा पहलवी चाहते थे कि ईरान के अंदर न्यूक्लियर पावर है। बेसिकली व्हाट डज इट मीन, कि वो चाहते थे कि आप हमें न्यूक्लियर फिजन या आप हमें रिएक्टर्स दें, हम यहाँ पर बिजली, बेसिकली पावर सही। पावर प्रोडक्शन करना चाहते हैं। और उसके ठीक। जो मकासद थे, उसका जो बेसिकली वो ट्रीटी भी थी, उसका नाम भी एटम फॉर पीस था। अगर आप हम्म। सर्च करें 1957, तो वो एटम ऑफ पीस की ट्रीटी हुई, चीजें बहुत स्मूथली चली। ये आप समझ लें कि आज जिस एटॉमिक बम और जिस न्यूक्लियर वेपन के हवाले से अमेरिका ईरान पे चढ़ दौड़ा, लड़ाई कर रहा है, ये खुद अपने हाथ से इन्होंने ईरान को 1950s में दिए थे, और ये रजा पहलवी के हाथ में दिए थे। दैट रजा पहलवी, जिनके बेटे आज जो शाह ऑफ ईरान बनना सही। चाह रहे हैं, जो पल रहे हैं, जो पहलवी नाम बहुत हाँ हाँ सुन रहे हाँ। हैं, कहाँ से आए? ये यहाँ से आए सही। बेसिकली, इनके अब्बा सही। जी की जो गवर्नमेंट थी।
इनको यहाँ से निकाल, बेसिकली 1957 में जब बहुत ज्यादा इंट्रूजन बढ़ी अमेरिका की ईरान के अंदर, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हुई पॉलिसी मेकिंग में, हर चीज में, तो ये चीज जो ईरान है ना, ईरान की जो कौम है, ईरान की जो अवाम है, उनकी एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, वो नेशनलिस्ट सी कौम है, वो इस चीज को पसंद नहीं करती कि कोई बाहर वाला आके हमें सिखाए। उनकी आइडियोलॉजी बड़ी, वो आज तक आपको पता है, वो बड़ी करबला वाली उसके साथ एफिलिएटेड बिल्कुल है, सही है। ह्यूमन रिलीजियस सेंटिमेंट्स उनके हर चीज में रिलीजियस ड्राइव करने के सेंटिमेंट लिए वो एक शिया आइडियोलॉजी वो उसमें होती है। बिल्कुल सही। वो अभी तक लेके चल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया 1957 में, एक नेशनल सिविल जो है वो क्या कहते हैं उसको, दैट स्टार्टेड द सिविल वॉर, एक स्टार्ट हो गई ईरान के अंदर, जिसने पुश किया जो रजा पहलवी हैं उनकी गवर्नमेंट को, एंड ही हैड टू एक्वेट फॉर यूएस। वो वहां से उड़कर यूएस चले गए, और उसकी जगह ये जो खामेनाई सिस्टम है ना, जो जी, ईरान में, इसी ये पॉइंट को इनकलाब ईरान, इसी को इनकलाब कहा जाता है, वही बिल्कुल पॉइंट। इनकलाब ईरान इसको इसको बोलते हैं। और इस रेवोल्यूशन के बाद 1979 में जो है वो ईरान के रिलेशनशिप जो है वो मजीद खराब हुए यूएस के साथ। एक तो ये कि जो प्रिंस ऑफ ईरान थे पहलवी साहब, वो चले गए थे, उनको गोद ले लिया था यूएसए ने। गोद लेने के बाद वहां पर जो है वो खामेनाई आइडियोलॉजी ईरान में आ गई, जिसको ईरान बैक करता था। लेकिन ये मजीद हालात तब खराब हुए जब 1979 में जो रजा पहलवी थे, मोहम्मद रजा पहलवी थे, उनको उनको कैंसर डायग्नोज हुआ। उनको यूएसए में हॉस्पिटलाइज किया गया ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। दैट थिंग इग्नाइटेड द सेंटिमेंट्स ऑफ ईरानीज। और वहां से क्या हुआ कि ईरान के जो लोग थे उन्होंने अटैक किया ईरान में एक यूएस एम्बेसी के ऊपर, और वो यूएस एम्बेसी के अंदर उन्होंने 52 लोगों को तकरीबन, if I'm not wrong, they captivated them for like 400 days. For 52 people they kept captured them for 400 days, जिसकी वजह से जो ईरान और यूएसए के जो आपस में डिप्लोमेटिक ताल्लुकात थे वो शदीद खराब हो गए, बहुत ज्यादा सही। खराब हो गए। और सिंस दैट टाइम, उसके बाद फिर क्योंकि देखें न्यूक्लियर रिएक्टर्स आपने दे दिया, आपका जो पपेट वहां से निकल गया। अब वो लोग हैं वहां पर जो ईरान की जो डेमोक्रेटिक और जो ईरान की जो नेशनल इंटरेस्ट है वो उसके लिए काम करेंगे। अगर आपके न्यूक्लियर रिएक्टर उनके हाथ में होंगे तो सिर्फ उसे बिजली तो नहीं बनाएंगे, ये तो अंडरस्टूड सी ऑब्वियसली। बात। तो ये बेसिकली वहां से तब से इनका एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और उसके बाद सद्दाम हुसैन साहब, बेशक वो एक हीरो की नजर से देखे जाते हैं, लेकिन लोगों को शायद पता नहीं है कि सद्दाम हुसैन भी इराक में यूएसए की मदद से इंस्टॉल किए गए थे। ऐसे ही बेशक है। बाद में बेशक उनकी आइडियोलॉजीज चेंज हो गई, मतलब इट डजंट मैटर, ठीक है, उनकी बाद में आइडियोलॉजीज अच्छी हो गई होंगी, उनकी नीयत बाद में ठीक हो गई, लेकिन जो सद्दाम हुसैन थे वो जो खामनाई आइडियोलॉजी थी उसको सपोर्ट नहीं करते थे ईरान के अंदर। और इसीलिए वो लोग अमेरिका के साथ मिलके चाहते थे कि वो इंटरवेंशन करें, और इराक पे उन्होंने इंटरवेंशन भी की और हमले भी किए, जिससे इराक और ईरान के ताल्लुकात भी खराब हुए। फिर बाद में जो भी इराक में हुआ वो हमने देखा। बेसिकली जो जी। भी पपेट के अमेरिका की गोद में बैठता है, ये हम देखते हैं कि बाद में उसके साथ वो शाह ऑफ ईरान हो, या वो ऐसे ही है। सद्दाम हुसैन हो, या वो कदाफी हो, या फिर आप कोई भी और ले लें, एट द एंड उनके साथ होता यही है। तो ये छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री है। फिर वो आप चलते चलते आ जाए तो 2015 में ओबामा की एक ट्रीटी हुई थी ईरान के साथ हम्म फाइनली। कि वो ओबामा न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, उसको लिमिट न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं कंट्रोल रखेंगे। बनाएंगे, और आप अपनी जो न्यूक्लियर रिएक्टिव जो एक्टिविटीज है उनको महदूद करेंगे, जिस पे एक्चुअली ईरान आमादा भी हो गया, जिसके एवज ओबामा ने क्या किया, ओबामा ने कहा हम आपसे सैंक्शंस हटा देंगे, आप बिजनेस कर सकते हैं, आप ऑयल बेच सकते हैं। हम्म लेकिन ये मसला दोबारा तब प्रोवोक हुआ जब 2018 में ट्रंप आए। ही स्लैप्ड दैट ट्रीटी बैक ऑन द फेस ऑफ ईरान, और उन्होंने कहा कि हमारे जूते से उन्होंने उस ट्रीटी को कैंसिल किया और सैंक्शंस दोबारा इम्पोज कर दी। और उसके बाद ईरान हैड नो वे आउट के वो, जाहिर है वो ईरान इजराइल और यूएस की जो पॉलिसीज है उसको अपोज करता। अब इसका रिलीजियस वो भी है एक, लेकिन वो आगे चल बिल्कुल के है। आप इसको मजीद जब खोलेंगे तो मैं आपको इसके रिलीजियस जो सेंटीमेंट्स है इसराइल और ईरान के, जिसको यूएस बाय करता है, जिसको ईरान हम्म यूएस बिनत में जो है वो पीछे खड़ा होकर ये सारे काम करवाता है, वो उसकी एक अलग पूरी स्टोरी है। सही है, बेहतरीन। चले, अभी जो सिनेरियो हो रहा है, मुझे ये बताएं कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान की कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट किया था?
और ये उनकी एक्सपेक्टेशन से शायद ज्यादा हो गया है, ऐसा है? एक्चुअली ऐसा ही है। हुआ यही है कि देखें, यूएसए की ना ये प्रैक्टिस रही है। ये जो रजीम चेंज होती है ना, रजीम चेंज पूरी दुनिया में ऐसे ही की जाती है। ये या तो कहा जाता है कि एक वुमेन कार्ड खिलाया जाता है जी, औरतों के हकूक सेल्फ हो रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान है, आज भी वही बात की जाती है। या दूसरी बात की जाती है जी, फ्रीडम नहीं है जी, आवाम को फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, लोग जो सप्रेस है, जुल्म हो रहे हैं, ये सब बकवास है। बेसिकली इस पे भी बाद में बात करेंगे लंबी, क्योंकि आपने जो सवाल पूछे हम उसके ऊपर प्रिसाइसली रहते हैं। देखें, ये सच है कि अमेरिका और इजराइल ने मिसकैलकुलेट किया ईरान की पावर्स को। उसकी एक वजह है, ईरान पे जून 2025 पिछले साल अटैक हुआ था। इजराइल ने अटैक किया था, इवन दो ईरान निगोशिएट करना चाहता था, उसके बावजूद देखें, दे नेवर वांट टू निगोशिएट। इजराइल की जो आइडियोलॉजी है वो है ही नहीं निगोशिएशन वाली। वो चाहता है कि chaos बरपा रहे इस वस्ती एशिया और अरब गल्फ कंट्रीज और वस्ती एशिया में, और उसको उसके जितने भी यानी वट एवर हिज गोल्स आर टू अचीव, ही कैन अचीव देम थ्रू द वॉर। तो हुआ ये है कि जब ईरान और अमेरिका ने अटैक किया है, अमेरिका और इसराइल ने जब अटैक किया ईरान के ऊपर, जो मिसकैलकुलेशन थी ना बेसिकली अमेरिका की, वो ये थी कि जिस तरह से ईरान ने रिएक्ट किया ना, रिटेलिएट, ये रिटेलिएशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अमेरिका। अमेरिका को लगा था कि ये रिटेलिएशन इस हद तक होगी कि हमारे जो मिसाइल्स आएंगे वो उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेंगे, इंटरसेप्शन में जाएंगे, उसके बाद ईरान जो है वो बैक पे चला जाएगा। फिर जो सबसे बड़ा सेटबैक था ईरान, जो अमेरिका को लग रहा है सेटबैक है, वो शाह ऑफ ईरान खामनेई की जो शहादत है, उनकी जो किलिंग है, वो उसको मिसरीड किया यूएसए ने। उनको लगा शायद अगर हम इसको मारेंगे तो रिजीम चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान ऑलरेडी प्लानिंग करके बैठा था। जब पिछले साल हमला हुआ था तो ईरान ने 8 महीने लिए प्लानिंग करने के लिए। उसने देखा है कि हम पर कहाँ से कैसे कैसे अटैक हो सकता है। आप देखें कि ईरान ने जितने भी गल्फ कंट्रीज में मिलिट्री तंसीबात हैं अमेरिका की, उनको हिट किया, और कोई मामूली हिट नहीं किया, बहुत बड़ी तादाद में हिट किया है। यानी मिसकैलकुलेशन ऐसे हुई है कि अमेरिका अपने मिलियन ऑफ डॉलर्स के जो इंटरसेप्टर्स हैं वो यूज कर रहा है ईरान के $50,000 के ड्रोन को गिराने के लिए। ये कितनी मजे का खेज बात है। और ईरान अगर अपने 100 ड्रोन भी, यानी अगर वो 250 मिलियन के मतलब 250 मिलियन के भी अगर यूज करता है तो वो पूरी तंसीबात तबाह कर सकता है अमेरिका की। इन कॉन्टेक्स्ट के वो बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं अपनी तंसीबात को महफूज करने के लिए, जो मेरा ख्याल है इस वक्त अमेरिका सर पकड़ के एक्चुअली है। क्योंकि जो आप एक्स मिलिट्री जो जितने भी जायंट्स है ना, जो मुबस्सरीन है अमेरिका के, वो एग्जैक्टली यही कह रहे हैं कि ट्रंप इज अ साइकोपैथ। उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। जो इस वक्त ट्रंप को सबसे बड़ा इस वक्त जो ड्रॉबैक है ना इस जंग का, वो ये है कि देखें, ट्रंप दुनिया के एक कोने से बैठ के दुनिया के दूसरे कोने में जंग लड़ रहा है, और उसके लिए जो उसका जो बैकअप प्लान था वो गल्फ कंट्रीज में तंसीबात थी। ही वाज ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट देम कि मैंने बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है और मेरी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि मेरे इंटरसेप्टर्स जो हैं वो इनके जितने भी मिसाइल्स आएंगे बैलिस्टिक, वो उनको हिट करेंगे, मेरी तंसीबात महफूज रखेंगी और मैं अटैक बैक करता रहूंगा। जबकि ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने कंप्लीटली हर तरीके से तबाह बर्बाद करके रख दिया। यानी आपके रेडार्स, $1 बिलियन का रेडार सिस्टम है जो तबाह किया है कतर के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, आपके दुबई के अंदर, आपके सारे के साथ। आप देखें कि F-15 वाली जो कॉन्स्पिरेसी है वो झूठ बोल रहा है अमेरिका कि कतर के ने खुद कोलेटरल डैमेज है जो खुद से गलती से शूट, मतलब ये कोई बात समझ आने वाली है कि आप 3 F-15 जो है वो गलती से हिट कर दें, यानी बिलियन ऑफ डॉलर्स के वो जहाज हैं, वो डेफिनेटली ईरान ने हिट किए हैं। उसके बाद ईरान, जो सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है ना अमेरिका को, वो ये हुई है कि ईरान की अपनी इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग थी। ईरान ने इजराइल के अंदर उन बिल्डिंग्स को हिट किया है और सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज में उन जगहों को हिट किया है जहां पर इजरायली और अमेरिकी तंसीबात थी। ना सिर्फ ये, बल्कि जो इजरायली और अमेरिकी मिलिट्री ब्रेन्स बैठकर डिसाइड कर रहे थे कि क्या करना है, ईरान लिटरली हिट देम। तो इससे ईरान को एक अपर हैंड मिल गया कि ईरान की इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग थी कि इस वक्त इजराइल खौफ के मारे बैठा हुआ है कि यार इनको ये इंटेलिजेंस कहां से मिल रही है। यानी ईरान ने 3 दिन पहले जेरूसलम में एक बिल्डिंग को हिट किया। उस बिल्डिंग के अंदर टॉप हायरार्की की मीटिंग चल रही थी मिलिट्री की, और उस मीटिंग का टाइम जो डिसाइड हुआ था वो सुबह के 8 बजे डिसाइड हुआ था कि आज हम इस बिल्डिंग में
मीटिंग करेंगे। उसके बावजूद ईरान ने उस बिल्डिंग को हिट किया। तो इसका ये मतलब है कि ईरान भी अपने जो स्पाइस हैं वो उनकी बगलों में लेके बैठा हुआ है। तो आप सही अंडरस्टैंड बात। कर सकते ईरान ने किस स्ट्रेंथ के साथ अमेरिका को हिट किया है कि जो कोई सोच भी नहीं सकता था। और सबसे बड़ी बात, एक वक्त में तमाम गल्फ कंट्रीज को उसने काउंटर किया है। ये सबसे सही बड़ी ईरान की जो है वो जीत है। तो ये सही। सारी सिचुएशन। ठीक है, चलो अब ये बताएं कि खामेनाई साहब के बाद ईरान किस तरह से कंट्रोल होगा? क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन ज्यादा हो जाएगी, वो थोड़े माइल्ड हो जाएंगे, या ज्यादा एग्रेशन आएगा उनकी तरफ से? ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। मैंने जिस तरह बताया, ईरान का जो सिस्टम है ना, वो टिपिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरह नहीं है कि एक हम्म। चला गया अब इलेक्शन होंगे, इलेक्ट होगा। नो, ईरान टोटली बैकअप प्लान के साथ चलता है। आई एम टेलिंग यू कि खामनेई साहब के बाद भी 25 इनकी लीडरशिप लेयर्स इज रेडी टू टू टेक अप द कमांड। ये इस हिसाब से चलते हैं। और बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जो मिलिट्री एनालिस्ट है ना जो अमेरिका की, हम्म। वो ये कह रहे हैं कि जैसे जो खामनेई की शहादत थी ना, वो उन्होंने खुद पेश की। ही वॉज रेडी टू बी हाँ। मार्टर्ड बिकॉज टू क्रिएट दैट केओस। क्योंकि इसके बाद एक तो ईरान की जो अवाम है वो चार्ज होती। जो स्ट्रीट मूवमेंट अमेरिका चाह रहा था ना, वो बेसिकली अमेरिका को नहीं मिली। जिन हम्म। जिन सोशल रीजंस के पीछे छुप के जो अमेरिका हमला करना चाह रहा था ईरान पे, वो स्ट्रीट मूवमेंट उसको नहीं मिली। ईरान की अवाम अभी भी मौजूदा रिजीम के साथ खड़ी हुई है। और ये जो मल्टी लेयर सिस्टम है ना ईरान का, जिसमें देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टू किन रेडी टू टेक अप द कमांड, ये ईरान को मजबूत बनाता है। यानी दे हैव ऑलरेडी प्लान कि अगर ये चला गया तो अगला क्या होगा। और इनका जो प्लान ऑफ एक्शन है ना, वो चेंज नहीं होता, वो अग्रेसिव से अग्रेसिव ही होता जाता है। अब जैसे आप देखें, खामनेई के जो खामनेई की शहादत के बाद आप देखें कि किस एग्रेशन से ईरान ने रिटेलिएट किया। इसका मतलब ये था कि ईरान न्यू इट, नाउ वी हैव अ लीगल रीजन टू अटैक सही बात। whatever the military I mean confinement they have around बॉर्डर। the। अब देखें, ईरान ने हिट किया जब ये जंग ही शुरू हुई, जब अमेरिका ने पहला मिसाइल जो है वो हिट किया ईरान में एक स्कूल के ऊपर, जहां पर बच्चियां जो थी वो शहीद हुई। तो ईरान को इससे भी एक रीजन मिल गई कि वी हैव नो रीजन टू हिट ओनली कि हम मिलिट्री तंसीबात पे हिट करें। हम यूएई, गल्फ, कतर, सऊदीया की जो बिजनेस हब्स हैं, हम उनको हिट करेंगे। चाहे वो गल्फ क्या कहते हैं, बुर्ज खलीफा हो, बुर्ज अरब हो, वो अरामको हो, या वो कतर की बेसिस। मतलब इस वक्त जो जंग है वो ईरान की, वो अमेरिका की तरफ वो है, देयर इज एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर वाली स्ट्रेटजी पे चल रही है। तो ईरान इज क्वाइट डोमिनेटिंग राइट नाउ। अगर हम लोगों ने या जिन लोगों ने नहीं देखा, तो वो कल ट्रम्प की लाजमी कल की रात की जो स्पीच है, जो मीडिया उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो देखें। में ट्रम्प की बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा कि ट्रम्प कितना स्ट्रेस्ड है इस वॉर को लेके, कि वो खुद सर नोच रहा है कि मैं किस वॉर में फंस गया हूँ। सही। ठीक। ये आपने जो इनकी स्ट्रेटजी की बात की, बड़ी स्ट्रेटेजिक एक इनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, और इस पे आपने मेरे ख्याल वीडियो भी की है कि स्ट्रेट जी ऑफ जी हरमुज और ऑयल फैक्टर के ऊपर, ठीक है, जी जी यहाँ से दुनिया का गालबन कोई 20 या 40%, आई जी आई कुड नॉट रिकॉल एग्जैक्टली कि 20% ऑयल गुजरता है यहाँ से। 20% बेसिकली ऑयल। 20 बिलियन बैरल, 20 बिलियन मिलियन बैरल, 20 मिलियन ओहो। बैरल जो पेट्रोल है वो आपका गुजरता है यहाँ से। और ये मैं पर डे की बात कर रहा हूँ, सही है। इट्स नॉट पर तो मंथ। ये बताओ, अगर अगर ये इस तरह से ब्लॉक रखा जाए तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? यूएस पे तो आएगा ही, हमारे जैसे कंट्रीज के ऊपर भी तो आएगा ना, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? सर बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज़ है कि क्योंकि हम जो ऑयल लेते हैं वो सऊदीया से लेते हैं, तो हमारी जो हमारे डेलीगेशन ने ऑलरेडी सऊदीया के साथ या फ्रंट इंफॉर्मेशन में दे रहा हूँ कि ऑलरेडी सऊदीया के साथ डिस्कशन कर ली है इस हवाले से कि हमारा जो पेट्रोल है पाकिस्तान का, वो आप दूसरे रास्ते से, दूसरी आबी रास्ते से ऑलरेडी मैनेज कर लिया कि वहां से भेजें, ताकि हमारी जो तरसील है ना ऑयल की, वो कट आउट ना हो। और जहां तक आप इसकी बात कर रहे हैं हरमस की, स्ट्रेट ऑफ हरमस, आपको मैं अगर कहूँ सीधा साधा अल्फाज में, जैसे हम पाकिस्तान के लिए कहते हैं ना कि कश्मीर शारक है, तो जो स्ट्रेट सही। ऑफ हरमस है ना, वो गल्फ कंट्रीज के लिए शारक की तरह। अब आपने जिस तरह वो है। इस वक्त है, आप देखें कि ईरान के बिल्कुल ये तकरीबन 30 किलोमीटर, 30 से 40 किलोमीटर का एक बिल्कुल स्ट्रेट ही लाइन।
तस्वीर भी दिखाई है, बिल्कुल बहुत तंग सा रास्ता है, बिल्कुल। तस्वीर में आप देख सकते हैं ये बहुत तंग है, ईरान के पास इसका कंट्रोल है, और ये यहाँ से गुजर के देखेंगे एंड ये ना क्लोज इलाया है, यानी ये बंद गली है आगे, ये जितने भी आप गल्फ कंट्रीज है ना ये उस तक जाता है। इसका ये मतलब है कि आपकी गल्फ कंट्रीज की 80% जो अभी एक्सपोर्ट है वो बंद हो चुकी है। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि अरब कंट्रीज जितनी भी हैं उनकी सारी की सारी खुराक, खाने पीने का सामान इस लाइन से गुजरता है। आप उनको भूखा मार रहे हैं। तो जब इतना प्रेशर आएगा ना, जब बिल्कुल ये हरमस जो है वो सिर्फ उनके लिए नहीं, आप समझ लें आपने ऑक्सीजन बंद कर दी है, पाकिस्तान पे बिल्कुल इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट चाइना पे पड़ेगा। चाइना आपका जो है वो 80% जो ऑयल एक्सपोर्ट है, ईरान जितनी भी ऑयल एक्सपोर्ट करता है वो उसका 80% चाइना खरीदता है। फिर आपका जापान, आपका इंडिया, ये सब जो बड़ी इकोनॉमिक कंट्रीज है, पाकिस्तान तो जाहिर है इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, ऑयल महंगा होगा, पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी। रमजान जैसा महीना है, इसमें आपका स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन इफ आई एम नॉट 20 से 25% आपका स्टॉक एक्सचेंज नीचे जाएगा, आपकी खरीदो फरोख्त बंद हो जाएगी, महंगाई होगी, तो लोग बाजारों में आई मीन it will hit every country in Asia and Gulf, I mean with immense power। लेकिन अमेरिका के तनाजुर में अगर बात करें, बिल्कुल अमेरिका को भी इसका इम्पैक्ट होगा, ऐसा नहीं कि अमेरिका को इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। देखें आपकी गैस यहाँ से गुजरती है, जो आपकी लिक्विड गैस है, एलएनजी आपकी यहाँ से गुजरती है, जो आपकी यूरोप और यूके तक जाती है, उनको इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। वहां पर प्राइसेस बढ़ेंगी, वहां पर इन्फ्लेशन और केओस क्रिएट होगा। अमेरिका ने ये जो सारा स्केच खींचा ना, एक अमेरिका ने एक और मिसकैलकुलेशन की। अगर हम इसको इस वॉर का पूरा एक नक्शा देखें ना, तो आप देखें इससे पहले अमेरिका ने एक कंट्री पे हमला किया और उसके प्रेसिडेंट को अगवा किया। आप बता सकते हैं कौन सा? वेनेजुएला। और वेनेजुएला पे उन्होंने रिजीम चेंज के नाम पे ही किया। अब देखें वेनेजुएला जो है ना वो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पोजीशन में करीब पड़ता है, इसलिए अमेरिका कभी भी गाड़ी करवा के वहां जाके जो कुछ करना चाहिए कर सकता है। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला के लिए अमेरिका के पास जो मिलिट्री तंसीबात की जो तरसीलात है ना, उसमें कोई मसला नहीं होगा जो ईरान में है। वेनेजुएला पे उसने प्रेसिडेंट को उठाकर वहां पर अपनी मर्जी की रजीम इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले उसने दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्वायर्स पे कब्जा किया। क्यों? बिकॉज ही ऑलरेडी हैड प्लान्ड इट कि मैं ईरान पे हमला करूंगा, और जो दुनिया में सबसे पहले जो सबसे बड़ी चीज डिस्टर्ब होगी वो सऊदीया और ईरान से प्रोड्यूस होने वाला ऑयल होगा, और ये स्ट्रेट ऑफ हार्मस बंद होगी, इससे पूरी दुनिया का ऑयल बंद होगा। जब ऑयल बंद होगा, एनर्जी क्राइसिस आएगा, पावर क्राइसिस आएगा, इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, और इसकी वजह से बेसिकली अमेरिका वाज प्री प्लान्ड कि हम ये ऑयल रिजर्वायर्स अपने पास पहले रख लेते हैं ताकि हमें ऑयल का मसला ना हो, बाकी अरब जाने वो जाने। लेकिन अब बेसिकली इसमें इशू ये भी आ रहा है कि मैंने आपको बताया कि अरब कंट्रीज का 80% खाने पीने का सामान, फिर आपकी गैस पे देखें, अरब कंट्रीज सिर्फ 80% खाना ले नहीं रही, अरब कंट्रीज 90% ऑयल एक्सपोर्ट भी कर रही है, उसका भी नुकसान होगा। बेसिकली इकोनॉमिक क्राइसिस आपका अरब कंट्रीज में भी क्रिएट होगा। फिर उसके बाद अरब कंट्रीज में इस वक्त देखिए जितना बड़ा इन्वेस्टर इस टाइम यूएई पे बैठा हुआ है, जितना बड़ा एलीट, सब भाग जाएंगे वहां से, सारी इकोनॉमी तबाह होगी। सही बात, सारी इकोनॉमी उसकी तबाह होगी, क्योंकि आपने एक वॉर एक वाहिद चीज है जो किसी भी कंट्री को जो आप यूएई वाज वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री जो दुनिया में माना जाता था कि यहाँ पे कभी वॉर हो ही नहीं सकती। और बेसिकली अरब कंट्रीज की जो सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन थी वो ये थी कि क्योंकि हमारे पास अमेरिका की मिलिट्री तंसीबात, काउंटर सिस्टम आ गया, हमें दुनिया की कोई ताकत टच भी नहीं कर सकती। अमेरिका ने एश्योरेंस दिलाई आपको अपनी अपनी पावर्स देंगे, मिलिट्री पावर्स देंगे, दुनिया में सबसे बेहतरीन मिलिट्री पावर्स है, इसकी वजह से आप महफूज रहेंगे, आप पे कोई अटैक नहीं करेगा, और आप जो चाहे बदमाशी कर सकते हैं। आप इस खत्ते की जो पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल जो जितनी भी गेम है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो बेसिकली हरमस के बंद होने से इस वक्त तबाह बर्बाद हो गया। और इस वक्त सऊदीया, कतर, यूएई, दे आर लिटरली प्लीडिंग यूएस के इस वॉर को बातचीत करके इसको इसको रिकंसिलिएट किया जाए और इसका कोई हल निकाला जाए। बिकॉज इस वक्त अमेरिका ने गल्फ कंट्रीज से बैक ऑफ कर लिया, सिंस जो मिलिट्री तंसीबात हिट हुई हैं वो अपनी सारी की सारी जो काउंटर जो उनका मिलिट्री काउंटर सिस्टम है ना वो उठा के लेंगे इसराइल। दे आर ओनली प्रोटेक्टिंग इसराइल, क्योंकि उनका एजेंडा यही है कि हमने इसराइल को प्रोटेक्ट करना है। गल्फ कंट्रीज में भी जो मिलिट्री सिस्टम इंस्टॉल है वो उनकी हिफाजत के लिए नहीं है, वो बेसिकली ईरान से इसराइल की हिफाजत के लिए। तो इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि अरब कंट्रीज
बिल्कुल हर तरह से ना नाते हो चुके हैं। अपनी ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल एक्सपोर्ट, अब रहे ये हर्मस, स्ट्रेट ऑफ हर्मस, एंड देन देयर मिलिट्री, मतलब दे यूएस ने इनको बहुत बुरे तरीके से जो है ना वो डिच की है, जो अभी वो भुगत रहे हैं। तो अगर हम ये कहें कि स्ट्रेट ऑफ हर्मस जो है वो ईरान का सबसे बड़ा हथियार था गल्फ कंट्रीज को ऐसे पकड़ने के लिए, तो ये झूठ नहीं होगा, क्योंकि ईरान 40 साल से धमकी दे रहा था। जब भी वॉर होती थी वो कहता था मैं बंद कर दूंगा, लेकिन कभी बंद नहीं किया। लेकिन इस दफा उसने बंद किया, और उसने कुछ गल्फ कंट्रीज के बहरी जहाजों ने गुजरने की कोशिश भी की है, जिसको ईरान ने हिट की है और उनको जलाया। इससे ये कंफ्यूजन दूर होगी कि ईरान इज जस्ट सेइंग इट, ही एक्चुअली मेन इट, हम को गुजरने नहीं देंगे। तो यस, ये एक सिचुएशन क्रिएट हुई है कि इस वक्त 20 मिलियन जो ऑयल है वो डेली का रुका हुआ है। ठीक है, चलो अब ये सीधा स्ट्रेट वर्ड्स में बताओ, करंट स्टेटस ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। इज ईरान अ न्यूक्लियर पावर? इज ईरान अ न्यूक्लियर पावर? अच्छा, इसको अगर हम इस तरह से देखें ना, देखें ईरान का न्यूक्लियर पावर होना या ना होना, ये किसके नफे और नुकसान में? ये सिर्फ और सिर्फ ये बेसिकली ईरान के नफे में है और इसराइल और अमेरिका के नुकसान में है। लेकिन बात ये है कि इसी न्यूक्लियर पावर के झांसे में इराक में 1 मिलियन बंदा मार दिया गया। क्या वहां से मैस डिस्ट्रक्शन के निकले? मतलब कि कुछ भी नहीं, देयर वाज नथिंग। और इसी चीज पे बैशिंग हो रही है यूएस के ऊपर कि आपने इराक में 1 से 2 बॉम्बिंग फॉर पीस। क्या बात, बॉम्बिंग फॉर पीस, बेसिकली दे आर बॉम्बिंग फॉर पीस। तो ये जो बात है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार है, देखें अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होते तो क्या वो अभी तक इस्तेमाल ना कर चुका होता? अगर चले वो बेवकूफ़ी ये नहीं भी करता ना इस्तेमाल करने वाली, लेकिन क्या इजराइल और यूएस ने न्यूक्लियर इस पोजीशन में खड़ा नहीं कर दिया ईरान को कि वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकता है? तो ये कहना कि इस वक्त ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर है, ये एक बहुत स्टूपिड सी बात है। लेकिन अगर आप इसको जोड़े ना इस चीज से, ये न्यूक्लियर पावर इज अ वेरी स्टूपिड आर्गुमेंट। ये बेसिकली सारे ईरान और इसराइल और अमेरिका का ये सारे का सारा स्ट्रेटेजिक पावर गेन करने की एक बहाना है, जिसमें इसराइल जो है वो ग्रेटर इसराइल की तरफ जाना चाह रहा है। उनका एक प्रोफेसी है जो वो पूरी करना चाह रहा है न्यूक्लियर। देखें, ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, पाकिस्तान के पास तो है ना, ठीक है? तो बात ये है कि अगर वो ईरान तक आ भी जाता है तो इज देयर एनी चांस कि पाकिस्तान को हर्ट नहीं करेगा? बेशक हमारे पास बिल्कुल करेगा। अगर हम ये कहें कि क्यों जी, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है इसलिए ईरान और इसलिए इसराइल और अमेरिका कुछ बिगाड़ नहीं सकता हमारा, तो देखें इस वक्त दुनिया में इकोनॉमिक वॉर चल रही है और इस वक्त अमेरिका इकोनॉमिकली हिट हो रहा है, बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान कर चुका है 3-4 दिनों में, और ये चीज हर्ट कर रही है अमेरिका को। सो ईरान का होना ना होना इस वक्त मायने नहीं रखता, बट ये है कि किसी भी इदारे ने या किसी भी जो मॉनिटरिंग इदारे होते हैं जो न्यूक्लियर के, एटॉमिक न्यूक्लियर, दे हैव फाउंड नो साइंस हैव फाउंड, किसी भी किस्म का उनको कोई सबूत नहीं मिला इस चीज का कि वहां पर किसी किस्म के कोई न्यूक्लियर रिएक्टर या असल में रिसेंटली अभी एक काम हुआ है ना, ये एक मिस्टीरियस किस्म का वो एक अर्थक्वेक आया, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों ने कुछ एक वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अपनी पेश कर दिया कि उन्होंने टेस्टिंग की है, भाई कोई चागी में बम उन्होंने भी मार मूर के चेक किया कोई। देखिए वो ऐसा है कि ईरान में ना एक इलाका है ग्राश गांव, वहां की अर्थक्वेक आया था तकरीबन 4.3 उसका उसकी जो शिद्दत थी वो 4.3 थी। लेकिन जो में कॉन्स्पिरेसी आपको पता है क्यों बनी है गिराश वाली? ये इसलिए बनी है कि एक कॉन्स्पिरेसी ये भी है कि जिस इलाके में ये ज़ल्ज़ला आया है, कहा यह जा रहा है कि ईरान की जो न्यूक्लियर तंसीबात है ना वो भी इसी जगह पर है, इसलिए इस कॉन्स्पिरेसी को हिट मिली है। तो अगर मैं ये कहूँ कि कोई ऐसे न्यूक्लियर उन्होंने फ्यूजन टेस्ट किए हैं तो ये मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखें सिस्मोग्राफ जो सिस्टम है ना उसमें ये चीज़ पता चल जाती है, उसमें आपकी एस और पी वेव्स होती हैं जो आपको बताती हैं आपका जो जल्जला है, जो झटका है, ये इसकी नेचर क्या है। बेसिकली एस और पी जो होता है ना, उस आपने देखा होगा कि जब भी खबरें चलती हैं, जब भी जल्जला आता है तो वो एक ग्राफ दिखाते हैं जिसके ऊपर वो जिग-जैग निशान होते हैं, बिल्कुल वो होते हैं जो एस और पी वेव्स बना रहे होते हैं, सिस्मिक डाटा एक्विजिशन होता है। जी
वो वेव्स आपको बताती हैं कि ये नेचुरल ज़िलज़ला था या आपका कोई धमाका था। क्योंकि सही जो है। धमाके की जो वेव्स होती है ना वो बहुत एक एलियन किस्म की होती है। उनका जो पैटर्न होता है वो सही। ज़लज़ले के पैटर्न से बहुत डिफरेंट होता है। इसके अलावा जब भी कहीं पे भी न्यूक्लियर रिएक्टिव धमाका कोई किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो ज़मीन के अंदर अगर किया है तो उसके जो आइसोटॉप्स हैं वो इवेपोरेट नहीं होंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। सही। तो सही। आइसोटॉप जब इवेपोरेट होते हैं ना तो उससे आपको फौरन पता चल जाता है कि ये किसी किस्म का न्यूक्लियर धमाके की टेस्टिंग है। प्लस इस वक्त हमारी जो सैटेलाइट्स हैं वो इतनी एडवांस्ड हो चुकी हैं कि दुनिया में कोई भी आपकी जब आप समझ लें कि जो आपकी डेमोग्राफिक मूवमेंट है ना अर्थ की जब वो होती है तो आपकी जो सैटेलाइट्स है ना वो फौरन आपको बता देती हैं कि ये कोई इसकी जो रीजनिंग थी वो नेचुरल थी ये अननेचुरल रीजंस की वजह से ये हुआ सही। है। आपको क्या लगता है कि इसराइल और अमेरिका जो इतनी थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स लगा के हाँ, बैठा उनको हुआ है पता क्या नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल। ऐसे ही बात। मॉनिटरिंग नहीं कर? तो ये पॉसिबल है कि वो ऐसा हो और वो यानी मैं आई एम प्रीटी श्योर कि इस वक्त अगर ईरान कर देना न्यूक्लियर हम्म। धमाका तो ये सही इतनी है। बड़ी स्ट्रेटेजिक बेवकूफ़ी होगी कि जिस पे अमेरिका को और इसराइल को ये रीजनिंग मिल जाएगी कि हम इन पे एटॉमिक बम फेंक दें। तो आई सही डोंट बात। रियली राइट नाउ दे हैव द इवन इफ दे हैव इट दे हैव नॉट टेस्टेड इट। वैसे डू यू हैव अ फीलिंग कि दिस वॉर इज गोइंग टू एंड ऑन अ न्यूक्लियर बॉम्ब, लाइक हिरोशिमा नागासाकी जैसा कुछ दोबारा इनको No, करना पड़े? I don't think so. I don't think so. हम्म। हम्म। They have a few reasons for that. देखें अब जो वॉर है ना जो हम्म। जंग वो रवायती तरीके से निकल चुकी है। नहीं वो होता। जो सही। नागासाकी वाला दौर था वो और था। अब सही बात। जो वॉर है वो स्ट्रेटेजिक वॉर अब जो स्ट्रेटेजिक एटॉमिक है, आगे निकल इंफॉर्मेशन से वक्री हो रही है, सोशल मीडिया से और तरह से हो रही है, हर तरफ से हो रही है वॉर। सही। एग्जैक्टली अब स्ट्रेटेजिक और नैरेटिव वॉर है। देखिए वो हम्म। क्या कहते हैं जंग में जो सबसे पहले कत्ल होता है ना किसी चीज का वो झूठ का होता है। तो जो हम्म। नरेशन चल रही है और जिस तरह से इस वॉर को यानी कि इस वक्त रशिया लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, हम्म। आपका पाकिस्तान लड़ रहा है आपका अफगानिस्तान के साथ और हम्म। मीनवाइल आपका ईरान लड़ रहा है गल्फ कंट्रीज अमेरिका और इसराइल के साथ। अगर कोई चांस भी होता है ना एटॉमिक वॉर का तो मेरा ख्याल है वो सबसे पहले हमारे रीजन से उठता क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा डिस्टर्ब रीजन है जहां पर एक तरफ ईरान की तकरीबन वॉर ऐसी लगी हुई है जहां से थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी और यहाँ से हमने दावा बोला हुआ है अफगानिस्तान के ऊपर और उसके ऊपर सबसे बड़ा रवायती दुश्मन हमारा इंडिया बैठा हुआ है जो खुद भी न्यूक्लियर पावर है। ठीक है। सही। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका किसी भी ऐसी बेवकूफ़ी की तरफ पुश करेगा। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि यूरोप और यूरोप की जो बड़ी कंट्रीज हैं वो इस चीज़ को अपोज कर रही हैं। वो इस वॉर में बिल्कुल दे आर टेकिंग देयर पोजीशन कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सिचुएशन यहाँ पर आ जाए ना यानी ये पहली दफ़ा हो रहा है हम देख रहे हैं कि ईयू यूरोप और जो बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं नेटो अलाइंड कंट्रीज भी जो हैं वो इस वक्त अमेरिका के साथ मुकम्मल तौर पर खड़ी भी नहीं है। ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है ईरान वॉर में। और ये सिर्फ तभी होता है कि जब यूरोप को पता चल जाए कि यार जिस हरीफ के साथ हम जंग कर रहे हैं ना वो हमें हिट करेगा, वो हमें चैन से नहीं बैठने देगा, उसके पास स्ट्रेटेजिक पावर या उसके पास टू लूज। देखें ईरान की जो इस टाइम इकोनॉमिकल हालत है ना ईरान हैज नथिंग टू लूज टू बी ऑनेस्ट बट हम्म। यूरोप एंड यूएस हैज लॉट टू लूज, गल्फ हैज लॉट टू लूज। दे ऑलरेडी हैव क्या कहते हैं रिस्क देयर इकोनॉमीज। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मजीद एक ऐसी वॉर की तरफ जाएंगे जिसमें पूरी दुनिया का नक्शा धर्म भरम हो जाए। सो देर इज नो चांस कि ये एटॉमिक वॉर की तरफ जाएगी। और सबसे बड़ा जो हम एक साइलेंट ऑब्जर्वर जिसको हम इग्नोर करें वो चाइना है। आई रियली डोंट थिंक हम्म। चाइना विल लेट दिस हैपन एंड रशिया टू। तो Exactly. This was exactly my next question that I have written. कि role of China and Russia, कि वो आप इसमें क्या देखते हो? देखिए चाइना इस वक्त शुरू में बड़ा शोर उठा था कि रशिया और चाइना तो कुछ भी नहीं बोल रहे इस हवाले से। हाँ। सो ये आई क्वाइटली ऑब्जर्व देम एंड आई थिंक कि व्हाट दे डिड इज they are backing Iran silently. Staying neutral is their क्या कहते हैं is their strategic plan जो बहुत अच्छा है क्योंकि देखें अमेरिका का ईरान में आना इज द रीजन कि वो चाइना को गर्दन से पकड़ सके। देखिए इस वक्त दो सिचुएशंस चल रही हैं। इसराइल को ग्रेटर इसराइल की प्रोफेसी हासिल करनी है, अमेरिका को सुपर पावर का जो स्टेटस है वो होल्ड अप रखना है। तो उसके लिए ईरान जैसा दुश्मन जो बिल्कुल रशिया और चाइना की लैब में बैठा हुआ है जिसके साथ पाकिस्तान है, ठीक है,
तो अमेरिका को इसीलिए ईरान के ऊपर हमला करके कंट्रोल करना ताकि वो रशिया और चाइना पर नजर रख सके, लेकिन चाइना विल नेवर लेट दिस हैपन। सो आई रियली बिलीव कि इस वक्त चाइना जो है वो साइलेंट, क्योंकि रशिया देखें इस वक्त वॉर में है यूक्रेन के साथ, तो ईरान के पास, ईरान हैज नॉट मच टू लुक टुवर्ड्स रशिया, बट एटलीस्ट इट कैन लुक टुवर्ड्स चाइना, क्योंकि चाइना के जो मैक्सिमम बेनिफिट्स या मैक्सिमम जो चाइना की इस वक्त आप कह लें कि एक जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन के हवाले से जो चाइना इस वक्त जिस स्टेज पर है, यानी इकोनॉमिकल स्टेज पर है, चाइना इस चीज को अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि अमेरिका सीधा उसकी आके गोद में बैठ जाए। तो चाइना इज ऑब्वियसली बैकिंग ईरान। जो इस वक्त ईरान बैलिस्टिक जो मिसाइल्स भी यूज कर रहे हैं वो भी चाइना के प्रोवाइड किए हुए हैं, लेकिन क्योंकि चाइना रशिया के प्रोवाइड किए, लेकिन क्योंकि ईरान के ऊपर एक तो सैंक्शंस हैं और ईरान के पास ज्यादा वक्त नहीं था अपनी काउंटर मिलिट्री उसको फिल अप करने का, तो व्हाट दे डिड इज दे पिक्ड अप द स्मार्ट चाइनीज कामाजाई, वो जो ड्रोन्स हैं उनको उन्होंने उठाया $50 के, एंड दे आर हिटिंग बैक। सो स्ट्रेटेजिकली चाइना इज साइलेंटली प्लेइंग इट्स रोल एंड दे विल नेवर लेट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सबको लग रहा है कि ईरान ये वॉर सस्टेन भी इसलिए कर रहा है कि आई फर्मली बिलीव कि क्वाइटली पाकिस्तान एंड चाइना आर बैकिंग ईरान विद डिप्लोमेटिक स्टांस के। देखें हम इस वॉर में न्यूट्रल हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली न्यूट्रल, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो अमेरिका के यहाँ बैठने से बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब होती है, बिकॉज अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने अफगानिस्तान से अमेरिका को निकाला है 20 साल बाद। सो दे डोंट वांट अमेरिका टू कम बैक टू दिस रीजन। देखिए अमेरिका यहाँ बैठे बगैर इस रीजन को की पीस को जो है वो किस कदर उसने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। इकोनॉमिकल पीस, सबसे बड़ी जो पीस होती है वो इकोनॉमिकल पीस होती है, जिसको वो डिस्टर्ब रखना चाहता है। इस वक्त सबसे बड़ी गोल्ड वॉर चल रही है अमेरिका और चाइना के दरमियान, ठीक है, जिसमें चाइना के पास अपर हैंड है। इसी को हिट करने के लिए अमेरिका वांट्स इट्स कंट्रोल ऑन ईरान एंड देन द सेंट्रल एशिया। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त चाइना जो है वो स्ट्रेटेजिकली ईरान के साथ है और आई थिंक दे आर हेल्पिंग देम टू गेट आउट ऑफ दिस वॉर। सही है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान? देखिए ना, अमेरिका हमसे भी बेस मांगता है अगर, तो हमारे पास उनको नो बोलने के की ऑप्शन तो है नहीं, है ना, और यस बोलें तो हमारी तरफ भी वो मोहब्बत के पैगाम ईरान के आ सकते हैं जो गल्फ में जा रहे हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, आप कह रहे हैं। जो देखें पाकिस्तान की जो पोजीशन डिसाइसिव जिसको कहते हैं ना कि पोजीशन जहां डिसाइड होनी थी, वो ये था कि ईरान को हम ये देखना था कि ईरान की जो इस वॉर के होने के बाद ईरान की जो डिफेंस पोजीशन है या ईरान की जो पावर पोजीशन है वो कहाँ खड़ी हुई है। इस वक्त अगर हम देखें ना, दुनिया के मुबस्सिरीन यही कह रहे हैं कि ईरान जो है वो इस वॉर को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड कर रहा है, यानी अपनी वो लैंड को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड कर रहा है, जिसमें अमेरिका फुट ऑन ग्राउंड की बात करे जो मुमकिन ही नहीं है, जिसके बगैर अमेरिका जीत ही नहीं सकता। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान वाज ऑब्जर्विंग कि ईरान हाउ ईरान take its position against all this chaos and Iran took it well and right now if I say कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक स्टांस है वो बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट है। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम सऊदीया के एलाई भी हैं, अगर सऊदीया हिट होगा तो हम हिट होंगे। वहां से हमने ईरान को कल कॉल करके ये समझा दिया कि देखें आप उनको हिट ना करें, जिस पे इसाक डार ने खड़े होकर कल पार्लियामेंट में कह दिया कि हमने उनसे गुजारिश की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखें बाकी गल्फ कंट्रीज के मुकाबले में जो सऊदी है ना उस पर अपने जो हथियार है वो कम किए हैं चलाना, तो ये उन्होंने हमारी बात सुनी है। इससे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पोजीशन क्लियर कर दी सऊदीया के सामने। यहाँ से उन्होंने कॉल्स कर ली गल्फ कंट्रीज को कि हम जी ईरान का जो आप पे अटैक हुआ है आपकी सरजमीन पे, देखें ईरान का जो आपकी सरजमीन पे अटैक हुआ है ना वो आपकी सॉवरेनिटी को अटैक करें, ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। यानी इस वक्त जो पाकिस्तान है ना वो कर रहा है वॉक एंड च्यू, वॉकिंग एंड च्यूइंग वाली पोजीशन के, चल रहा है और चबा रहा है, यानी वो दोनों काम एक साथ कर रहा है। और साथ में उन्होंने ईरान के लिए भी एक स्टांस ले लिया, हमारे वजीर दिफा ने, हमारी ट्वीट्स आई हैं कि, और हमने बड़ी स्मार्टली मूव की है। देखिए हम है गजा पीस के अलाय जो हमारी मजबूरी है, ठीक है, बिकॉज बेगर्स कांट बी चूजर्स एज शहबाज शरीफ सेड। आप किसी से भी बंद कमरे में पूछें तो गजा पीस जो उनका समिट है उसका हिस्सा बनना जो है ना वो एक इंतहाई बेवकूफाना फैसला था। देखें तब जब पूरा यूरोप उसके साथ नहीं बैठ रहा, लेकिन हमने एक बड़ी स्मार्ट मूव की हमारी, क्योंकि इसराइल पूरी जो उम्मत मुस्लिम है ना उनकी जो इसराइल के साथ एक जो पोजीशन है ना वो एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है। जब रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ना तो उस पर किसी को एतराज नहीं होता।
तो उस पे हमने इसराइल का खुल्लम खुल्ला नाम लिया, हमने खुल्लम खुल्ला नाम लेके कहा जी हम जो इसराइल की जो जारहाना हमले हैं ईरान पे उसको हम कंडेम करते हैं। साथ में हमने ईरान को कह दिया देखें जो आप उनकी पब्लिक स्पेस को हिट करें ना ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। साथ में हमने फिर अफगानिस्तान को यहाँ से हमने तोड़ के रखा हुआ है, जो बेसिकली अगर आप समझें तो इन अ ब्रॉडर रिस्पेक्ट अमेरिका को भी सूट करता है, बिकॉज अमेरिका वांट्स द तालिबान टू स्टे इन देयर केव्स। तो हम इस वक्त बहुत स्मार्टली मूव कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से इस वक्त जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक जो स्टांस है ना वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। लुकिंग फॉरवर्ड के अभी अगले 1-2 हफ्ते में क्या होगा। देखिए हमने सऊदीया से अपना ऑयल की जो तरसील है उसको भी कंटिन्यू रखा हुआ है, वन ऑफ अ स्मार्ट मूव। हमने ईरान के साथ भी स्टांस ले लिया कि इजराइल ने आप पे हमला किया, जिसपे हमें कोई भी गल्फ कंट्री एतराज नहीं कर सकता। हमने ईरान की तरफ उनको भी कह दिया कि देखें आप गलत कर रहे हैं, आप उन पे अटैक कर रहे हैं। एंड देन on a war with Afghanistan and being the part of Gaza Global Peace Summit, we already have declared our position with America where we are standing. So yeah, ये हम किसी को समझने नहीं दे रहे कि हम चाहते क्या है ना, ये एक बड़ा हम चाहते डिप्लोमेटिक पोजीशन जो है ना हमने कंफ्यूज रखी हुई है बहुत ज्यादा कि इनको छोड़े या इनको पकड़ लें, कुछ इस तरह की चीज हम पाकिस्तान ने की हुई है। बस दैट इज अ वेरी इंटेलिजेंट मूव एक्चुअली, वेरी इंटेलिजेंट मूव। ठीक है, चलो अब आप बताओ फॉर्सी क्या करते हो, हु विल सर्वाइव इन द लॉन्ग टर्म, और व्हाट ईरान रियली वांट्स, क्या उसे मिलेगा तो वो चुप होगा, कि एंड रिजल्ट क्या है, व्हाट आर यू फोर्सिंग? देखें ईरान पे जब हमला हुआ था ना तो ईरान ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी, ईरान नेगोशिएशन के टेबल्स पर आया था। इस वक्त जो इजराइल और अमेरिका का हदफ है ना बेसिकली वो हमास को खत्म करना है, ठीक है? क्योंकि देखें गल्फ कंट्रीज तो कुछ भी नहीं कर रही, ईरान एक वाहिद पावर है इस वक्त खलीजी ममालिक में जहां वो इसराइल को ओपोज कर रहा है थ्रू हमास, ठीक है, और फाइनेंस भी कर रहा है और मिलिट्री बैक भी दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़े से ब्रॉडर एस्पेक्ट में समझे ना, जो ये आपका जो गजा पीस बोर्ड बना है ना, इसका एक पॉइंटर था, और वो पॉइंटर ये था कि बाकी ममालिक की जो फौजें हैं ना वो मिलके हमास को हिट करेंगी, हमास को मारेंगी। समझ गए आप? यानी हमास को मारने का मतलब क्या है? आप एक लाइन ऑफ डिफेंस खत्म करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मुस्लिम कंट्रीज हमास। उसके बाद आप कब्जा करना चाह रहे हैं ईरान के ऊपर, ठीक है, ईरान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे कब्जा करना चाहिए, क्योंकि ईरान हमेशा से इसराइल का एक दुश्मन रहा है। तो इसमें ईरान क्या चाहता है? ईरान चाहता है कि ना छेड़ में लंगा लो, वो कह रहे हैं कि जियो और जीने दो। यानी जो उकसाया है वॉर पे, जो पहला हिट हुआ है मिसाइल, वो हुआ तो इसराइल की तरफ से ही है ना। तो ईरान की टोटल पॉलिसी है ना वो जियो और जीने दो पर है, जबकि इसराइल और अमेरिका की जो पॉलिसी है वो ये कह रहे हैं कि हमने कुछ भी करके ईरान में रिजीम चेंज करवानी है, ठीक है। उनका हदफ रिजीम चेंज, अपने पपेट्स बिठाना, ईरान पर अपना कंट्रोल रखना, ऑयल रिफाइनरीज पर कंट्रोल रखना, और स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल जो आपकी पोजीशन है उस पर कंट्रोल रखना, ये है गोल। और ईरान का गोल ये है कि जितना दूर रहा जा सके इस जंग से, इसराइल को जितना अपोज किया जा सके वो करना चाहिए। अब बात ये कि ये जंग कितनी लंबी चलेगी, तो अमेरिका ने जब ये जंग शुरू की थी ना तो अमेरिका ने ये सोचा था कि ये जंग गालिबन 1 हफ्ता चलेगी, 10 दिन चलेगी। वो मिसकैलकुलेशन होते होते इतनी लंबी हो गई है कि अब अमेरिका हफ्तों और महीनों पर आ गया। यानी अमेरिका अब खुद भी इस चीज पे श्योर नहीं है कि ये जंग कितनी लंबी चलेगी। अब आपको अमेरिका का पता है, अमेरिका हमेशा सेफ एग्जिट मांगता है और सेफ एग्जिट ढूंढता है, जैसे उन्होंने अफगानिस्तान में ढूंढा, ठीक है। अब प्रॉब्लम अमेरिका के लिए इस वक्त ये आ गई कि अमेरिका को फेस सेविंग नहीं मिल रही कि हम इस जंग में कूद तो पड़े, ठीक है, अब हम इस जंग से निकले कैसे। हमारे जो बेसिकली जो हम अचीव करना चाहते थे ना कि हमने यहाँ पर अपनी, देखिए अमेरिका को ये लगा कि आफ्टर द डेथ ऑफ खामेनी ले जी अब तो हमने जीन चेंज, उनको क्या लगा, पूरी दुनिया को यही लगा कि उन्होंने उनका शाह ऑफ ईरान वाज हिट, जो उनकी जो हाईएस्ट पोजीशन है उनकी, यानी शिया में भी जो है वो हाजिर इमाम पे यकीन रखते हैं, आपने उनके मौजूदा हाजिर इमाम को शहीद किया है। उसके बाद हमें भी ये लगा था शायद अब रिजीम चेंज हो जाएगा, लेकिन जिस तरह की रेजिलियंस, जिस तरह की रेजिस्टेंस ईरान ने दिखाई है, तो आई फियर कि ये वॉर थोड़ी लंबी चलेगी, बट इट इज नॉट फेवरिंग एनी वे टू अमेरिका ऑनेस्टली। देखें अमेरिका के लिए ये वॉर जितने दिन लंबी होती जा रही है ना,
ईरान तो देखें घर से अपने आपको पता है कि कल माइक जो आपके जो सॉरी आई एम सेइंग द माइक पोम्पियो द मौजूदा गाय, नो प्रॉब्लम, आई फॉरगॉट हिज नेम। नो इशू, चलिए बताएं क्या कहा उन्होंने। ओके, सो बेसिकली जो इस वक्त अमेरिका की जो पॉलिसी चल रही है ना, वो अमेरिका ने जो अपनी प्रोडक्शन के बारे में बताया, वो उन्होंने बताया है कि इस वक्त अमेरिका महीने में 7 से 8 जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो प्रोड्यूस कर रहा है, और वही मिसाइल्स ईरान एक महीने में 400 प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप सोच लें कि ये वॉर क्या चल रही है, ठीक ओए है। होए, ईरान अपने घर से प्रोड्यूस करके चला रहा है, जबकि अमेरिका को ऑल द वे प्रोड्यूस करके फिर उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा गल्फ कंट्रीज में, इजराइल में, और फिर उसको सही, डिफेंड करनी पड़ेगी अपनी लैंड। तो फिर आप इस चीज को सोच सकते हैं कि अमेरिका इस वक्त कितनी बुरी गुंजल में फंस चुका है। तो उसके लिए इस वक्त इस वॉर से निकलना एक आप समझ लें कि हजीमत है बहुत बड़ी, कि वो अगर इस तरह इज्जत से निकलना बहुत इज्जत कैसे निकलेगा। देखें, हाँ, अमेरिका जिस दिन इस वॉर से निकल जाएगा ना, सरेंडर कर देगा, हम्म, लेट से ईरान में रेजिम चेंज नहीं होती। देखें, अब आखिरी जो एक स्टांस रह गया ना ईरान का, वो ये है, अमेरिका का वो ये रह गया कि अमेरिका इस वक्त ये कह रहा है कि ठीक है, हमें जो है वो पहलवी हम इंस्टॉल नहीं करते, आपकी जो मौजूदा रजीम है ना, आप उसमें से उनको हटा के इनको लगा दे, तो हम्म, वॉर ओवर। लेकिन ईरान अब इस वक्त कह रहा है कि वी विल नॉट नेगोशिएट। ईरान का साफ सुथरा ये पैगाम, ईरान अब उनको भागने का रास्ता नहीं देगा। तो अगर अमेरिका पुल आउट करता है ना इस वॉर से, तो इसकी एक बहुत बड़ा सेटबैक है अमेरिका को, वो ये है कि ये दुनिया फौरी तौर पर जो है वो बाइपोलर हो जाएगी। जो आपका सिस्टम है ना दुनिया का, पावर सिस्टम है, वो सीधा बाइपोलर हो जाएगा, जो उस वक्त जो यूनिपोलर पहले है। था 91 92 से पहले जिस तरह से था। रशिया, चाइना एंड अमेरिका। तो इस वक्त ईरान की जो वॉर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका की जो एक सुपर पावर की जो उनको बैच लगा हुआ है, उसको हम्म, डिफेंड करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए। तो इस वक्त बहुत बहुत एक बहुत बड़ा समझ लें रायता फैल चुका है दुनिया में ईरान को और यूएसए की वॉर को लेके, जिसमें जाहिर है कोई पता नहीं है कब सही, तक चलेगी। अल्लाह करे ये एज सून एज आमीन, पॉसिबल खत्म, ये आमीन जंग, भाई, दुआ क्योंकि करते हैं अल्लाह ताला जो है ना हर किसी को, हर मुसलमान को हिफ्ज़ो ईमान में रखे, हर काफिर को भी हिफ्ज़ो ईमान में ही रखे भाई, ठीक है। वो भी बिल्कुल सब भी सही है सर। किसी के माँ है, किसी के बेटे हैं, तो इंसानी जान का ज़िया भाई। एट द एंड ऑफ द डे हर वॉर का हल जो है ना वो जाके टेबल पे निगोशिएशन पे ही हल होता है। तो बेटर यही है कि इसको भी निगोशिएशन जो है ना टेबल पे बैठ के हल कर लिया जाए। बिल्कुल सर, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही एनी है। हाउ, ठीक है रेहान भाई, इंशाल्लाह आपको दोबारा पकड़ के हम लाएंगे अगर हमारी ऑडियंस ने आपको पसंद किया, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि भाई पसंद करेंगे, क्यों नहीं आई करेंगे, होप आई क्योंकि डिड a lot of information and tried my level best कि मैं जो हाँ हाँ, आसान बिल्कुल आसान बिल्कुल, एंड बिल्कुल जो सही हर बात आम है, देखने में है, मैंने उसको प्रेजेंट किया। सही बात। एंड एवरीबॉडी जस्ट गो टू फेसबुक, यूट्यूब एंड टिकटॉक, टाइप मलिक रेहान एंड फॉलो हिम, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अनबाइस्ड और जेन्युइन जर्नलिज्म आप लोगों को देखने को मिलेगा। विद दैट सेड, अपना बहुत ख्याल रखिएगा सर। बहुत शुक्रिया रेहान भाई, थैंक यू सर, थैंक यू अल्लाह सो हाफिज। मच, सो मच।